औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू एमसीक्यूज हब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास के फिजिक्स के पेपर को, जो कि आज हमारा हुआ था 30 मई 2023 को। और जो मैंने गेस्ट पेपर आप लोगों को बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह 85% पेपर मेरे गेस्ट पेपर से बना है। अगर आप लोगों ने मेरे गेस्ट पेपर को तैयार किया तो मुझे यकीन है आप लोगों के मार्क्स 60 अबव तो पक्के हैं। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और बहुत ही इजी पेपर था आज, तबीयत खुश कर दी इस पेपर ने। सो जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। तो सिंपल आपने करना था L इज इक्वल टू 2L करके टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला उन्होंने नीचे आपको गिवन भी किया हुआ है, तो आप वो करते T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G। L की जगह आपने 2L पुट करना था, तो आप कहते हैं द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम विल इंक्रीज अंडर रूट 2 टाइम्स। और आप कहते हैं कि टाइम और लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है, तो अंडर रूट 2 टाइम्स जो है आपकी जो है सिंपली टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। So moving on to the next question, वो है what is meant by the noise pollution? Write the harmful effects of the noise on human health. अब noise pollution क्या है कि the sound which seems to be unpleasant to our ears is called noise pollution। और इसके क्या है फैक्टर, जो है ये डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है, आपके ईयर पेन होता है और हेडेक कराता है, और भी ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स आप लोग लिख सकते थे जो कि आपको करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है द इंटेंसिटी ऑफ अ loud singing is 3.2 into 10 raised to power minus 5 watt per meter square. Express the intensity level of the sound in decibel। यहाँ पे आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है साउंड की, इंटेंसिटी लेवल सॉरी बच्चों फाइंड आउट करना है। इंटेंसिटी लेवल क्या होता है, L माइनस L नॉट आपको फाइंड आउट करना है। L उन्होंने आपको गिवन की आई उन्होंने आपको गिवन किया वो है 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 वाट पर मीटर स्क्वायर। आई नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि है आपके पास 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब आप L माइनस L नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग आई आप पुट कर देंगे 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, नीचे आप 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 पुट करेंगे, फिर आप 10 टू पावर माइनस 12 को ऊपर लेके जाएंगे, वो 5 प्लस 12 हो जाएगा, तो ये बनता है 10 लॉग 3.2 इंटू 10 टू पावर 7 का। जब आप इससे फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 75 डेसिबल्स, और नीचे ये फॉर्मूला भी आपको गिवन है। अच्छा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास द न्यूमेरिकल के नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अंडर व्हाट कंडीशन विल अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज इलस्ट्रेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम। तो ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी आया था और ये आप लोगों का सब्जेक्टिव में भी है। तो बच्चों ये जो है आपके पास वर्चुअल इमेज कब फॉर्म करता है, कन्वर्जिंग लेंस। जो कन्वर्जिंग लेंस होता है कन्वेक्स लेंस जो कि सेंटर से थिक होता है, साइड पे से थिन होता है। वैसे तो ये हमेशा रियल इमेज फॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पे और ये कन्वर्जिंग लेंस होता है क्योंकि लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। लेकिन जब ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह तब बिहेव करता है जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बिटवीन लेंस एंड फोकस पॉइंट, सॉरी फोकल पॉइंट। जब आप इन दोनों के दरमियान में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इमेज जो आपकी बनती है वो ऑब्जेक्ट से भी पीछे बनती है, और जो है आपका जो लेंस होता है वो एज डाइवर्जिंग लेंस बिहेव करता है, और इसकी डायग्राम भी आप लोगों की बुक में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ बायोलॉजिस्ट विद द नियर पॉइंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ n इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर examines an insect wing through a magnifying glass whose focal length is 4.3 centimeter. Find the angular magnification. Nearer point भी आपने इसका फाइंड आउट करना है, और इसकी आपने at infinity। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को नीचे गिवन है सिंपली, जिसमें मैग्निफिकेशन है n डिवाइडेड बाय f प्लस 1। तो इससे आप लोगों की मैग्निफिकेशन फाइंड आउट हो जाएगी। और जो है एक और फॉर्मूला भी आपको गिवन है n डिवाइडेड बाय f। तो इससे सिंपली आप लोग इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं जो गिवन सॉरी जो उन्होंने आस्क किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, व्हाट इज मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, आल्सो राइट्स इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बच्चों आप लोगों के सिंपली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर है उसमें गिवन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क इन डूइंग amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a certain point placed in the field। और definition 2 आप इसकी लिख सकते हैं, it is defined as the ratio between work done and charge। और ऐसा यूनिट इसकी है वोल्ट, जो कि इक्वल होता है जूल पर कूलम के, जो आपके एमसीक्यूज में भी आया था। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, एमसीक्यूज कह रही हूँ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू चार्जेस
Q1 is equals to 5 picofarad and Q2 is equals to 10 picofarad repel each other with the force of 0.2 Newton. Find the separation of distance between them. अब फॉर्मूला भी आपको गिवन है, F is equals to K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय D स्क्वायर है. अब आपने डी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो आप डी स्क्वायर को वहां पे लेके जाएंगे, एफ को आप डिवाइड करा देंगे. यहाँ पे जो आपको मतलब सारा फाइंड आउट करके जो आपकी वैल्यू आएगी उससे आपने अंडर रूट ले लेना है, क्योंकि आपको डी स्क्वायर की नहीं सिर्फ डी की वैल्यू चाहिए. वहां से आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी 0.00000015 मीटर. तो ये आपका डी आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट. तो ये तो बहुत इजी सिंपल सा सवाल है. सच अ करंट दैट चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग करंट. सच अ करंट दैट डज नॉट चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट. तो फिर आप उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख सकते थे. अल्टरनेटिव करंट की 50 हर्ट्ज है, डायरेक्ट करंट की 0 हर्ट्ज है. टाइम पीरियड आप फाइंड आउट कर सकते थे. 1 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो 0.02 सेकंड्स आ जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे 0 ही आ जाएगा. फिर रिप्रेजेंटेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड एज AC, इट इज रिप्रेजेंटेड एज DC. फिर इसकी एग्जांपल लिख देते हैं आप. DC की सप्लाई क्या सोर्स, बैटरी वगैरह लिख सकते थे, और अल्टरनेटिव करंट की जो सोर्स है वो आप AC जनरेटर लिख सकते थे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब इज 500 ओहम. फाइंड द पावर ऑफ द बल्ब व्हेन फाइंड द पावर ऑफ द बल्ब व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स. तो पावर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे P इज इक्वल टू VI. फिर इसके लिए आपको I फाइंड आउट करना पड़ेगा. I फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू I, और वोल्टेज भी आपको गिवन है, रेजिस्टेंस भी आपको गिवन है. यहाँ से आप करंट फाइंड आउट करेंगे और उसे सिंपली P इज इक्वल टू VI में वोल्टेज आपकी 250 है, जो करंट आपका आएगा उससे आप पुट करके सिंपली इसका आंसर निकाल लेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. विच फैक्टर कैन अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF. तो लेंथ ऑफ कॉइल अफेक्ट करती है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट करती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स करता है, फिर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू कॉइल, ये डिपेंड करते हैं इन चीजों पे. नेक्स्ट है, कैन अ ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन अ डायरेक्ट करंट, और साथ नीचे लिखा था कमेंट. तो इसमें आप कहते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट नहीं करता, क्योंकि जो डीसी होता है, डायरेक्ट करंट जो होता है, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती करंट की, और जब डायरेक्शन चेंज नहीं होती तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता. जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं चेंज होगा तो दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा ही नहीं. तो इस वजह से ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी वोल्टेज पे नहीं कर सकते. और अगर आप इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. नेक्स्ट है, ब्रीफली डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गन. तो इलेक्ट्रॉन गन बच्चों के थर्ड ऑसिलोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन गन वाला पैराग्राफ है, सिंपली आपने इसमें वही लिख देना है. नेक्स्ट है, इनलिस्ट द यूजेस ऑफ इंटरनेट एनी थ्री सॉरी मैं आगे चलेगी, बीच में से एक क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, सॉरी. इसे हम कर लेते हैं. हाउ नैंड गेट इज मेड. ड्रॉ सिंबल फॉर नैंड गेट एंड ऑल्सो राइट इट ट्रूथ टेबल. तो नैंड गेट कैसे बनता है? नैंड गेट इज फॉर्म बाय सिंपली कपलिंग द आउटपुट टर्मिनल ऑफ एंड गेट विद द इनपुट टर्मिनल ऑफ नॉट गेट. तो फिर उसके बाद आपने सिंबल कर देना नैंड गेट का जो बना हुआ है वही आपने बना देना बुक में, और उसके बाद ट्रूथ टेबल जब आप बनाएंगे तो सिंपली एंड बना के उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे आप. तो वो जो आता है 1000 आएगा, तो फिर वो हो जाएगा, पहला 0 हो जाएगा, बाकी सारे 11 हो जाएंगे. वो तो आपके अपने ऑर्डर पर डिपेंड करता है, आप जैसे मर्जी कर लें. नेक्स्ट है, इनलिस्ट द यूजेस ऑफ इंटरनेट एनी थ्री का. आप बच्चों इंटरनेट की इतनी यूजेस है, कुछ भी लिख सकते हैं. ये सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है. उसके बाद ये आपको कनेक्ट करता है वर्ल्ड के साथ, और स्काइप से आप अपने प्यारों को देख सकते हैं, और इससे आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं. इंटरनेट पे आप पढ़ाई कर सकते हैं. अलग बहुत से यूजेस हैं आपके पास इंटरनेट के. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज मीन बाय द बैकग्राउंड रेडिएशन. राइट द नेम्स ऑफ मैनी सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशंस. तो अब बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती हैं बच्चों? जो आउटर स्पेस है हमारे पास रेडिएशंस आते हैं उन्हें हम बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं. अब बैकग्राउंड रेडिएशंस की सोर्सेज स्पेस में इतने ज्यादा आप लिख सकते हैं. फ्यूजन रिएक्शन होता है वगैरह वगैरह, बहुत सी सोर्सेज हैं आपके पास स्पेस में. ओके, सो अब हम मूव करेंगे सेक्शन सी पे. तो सेक्शन सी है आपके पास. अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन है, वहां पे जगह भी 2 क्वेश्चन की होती है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, व्हाट इज टेलीस्कोप. यूज रे डायग्राम टू एक्सप्रेस इट्स वर्किंग, एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड मेंशन इट्स मैग्नीफाइंग पावर.
अब किस तरह इसे फाइंड आउट कर सकते हैं टेलीस्कोप के बारे में। सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, टेलीस्कोप इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद आप इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है जो कि टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट प्लेस होता है, एक आई पीस होता है जो आपकी लोकेटेड नियर एट द आई। फिर उसके बाद फोकल लेंथ, फिर आप लिखते हैं हेडिंग देते हैं इंपॉर्टेंट फीचर इट इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। फिर आप लिखते हैं ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ होती है वो लार्ज होती है, आई पीस की फोकल लेंथ स्मॉल होती है। उसके बाद इमेज आई वन लिखते हैं कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स द इमेज आई वन ऑन द आई पीस। The image I1 acts as the object for eyepiece and it forms the image I2 or which is smaller than object visual and erect। तो उसके बाद आप लोग क्या उसका नाम है मैग्निफिकेशन, आप इसकी कैसे फाइंड आउट कर सकते थे। इट इज डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव टू द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इसका बी पार्ट है आपके पास, अ सर्टेन साउंड हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 किलो हर्ट्ज, वेवलेंथ ऑफ 4.25 सेंटीमीटर इन एयर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। 8 किलो हर्ट्ज, 8 किलो का मतलब होता है 8000 हर्ट्ज आ जाएगी आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी। 4.25 को जब आपने डिवाइड किया 100 से तो मीटर में इसका आंसर आ जाएगा। फिर जब आपने इन्हें आपस में v इक्वल टू एफ लेमडा वाले फार्मूला से आपने इन्हें मल्टीप्लाई किया आपस में तो आपके पास आता है 340 मीटर पर सेकंड साउंड की स्पीड आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज अ कैपेसिटर, डिस्क्राइब कैपेसिटेंस एंड इट्स एसआई यूनिट, हाउ कैन यू डिटरमाइन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ डिफरेंट कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। तो कैपेसिटर आप कहते हैं कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। फिर आपने कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन बतानी थी कि इसमें दो प्लेट्स होती हैं जो कि डिस्टेंस से डिफर करती है, जिसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, मीडियम में इनके बीच में दरमियान में कोई एक इंसुलेटर होता है। उसके बाद आप कहते हैं वर्किंग बता देते, बैटरी सप्लाई करती है चार्ज, तो जो प्लस क्यू चार्ज होता है एक प्लेट पे बी प्लेट पे वो वहां से ट्रांसफर करके चला जाता है प्लेट ए पे, फिर माइनस क्यू चार्ज अपीयर होता है बी प्लेट पे, और ऐसे वो दोनों ऑपोजिट चार्ज डेवलप होते हैं और एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसे ही चार्ज स्टोर हो जाता है। फिर आप कहते हैं चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज क्यू इज इक्वल टू सी वी करते हैं। फिर आप कहते हैं वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी व्हिच इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस एंड इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। और दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस की यूनिट फैरेड, और फिर आप कह देते फैरेड इज अ लार्ज यूनिट, यूजुअली स्मॉलर यूनिट्स इज यूज्ड लाइक माइक्रो फैरेड, पाइको फैरेड। ये आप लोग ये अपनी मर्जी आप लिखें या ना लिखें, ये जो लाइन मैंने बोली है। उसके बाद फिर आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी थी सीरीज कॉम्बिनेशन की, ऐसे इसमें कोई खास चीज है नहीं वैसे। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सोचने वाला है। अ ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स 240 एसी मेंस टू 12 वोल्ट्स, it has 4000 turns on primary coil, how many turns should be on the secondary coil? If a transformer were 100% efficient, which current could flow through the primary coil when the current in the secondary coil is 0.4 ampere? तो यहाँ पे आप लोगों को पहले ही पता चल जाएगा कि 240 से वो जा रहा है 12 वोल्ट पे, तो मतलब 240 जो आपके पास पहले गिवन है कन्वर्ट हो रहा है यहाँ से, तो मतलब ये प्राइमरी आपके पास वोल्टेज आ गई है 240 और सेकेंडरी वोल्टेज है आपके पास 12। तो जब वोल्टेज आपके पास ज्यादा है सेकेंडरी की सॉरी प्राइमरी की और सेकेंडरी की कम है, तो मतलब यहाँ से आपको पता चल जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इससे आपने वीपी डिवाइडेड बाय वीएस इज इक्वल टू एनपी डिवाइडेड बाय एनएस करेंगे, इन्हें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एनएस आपके पास मतलब नंबर ऑफ टाइम्स सेकेंडरी कॉइल आपके पास आ जाएगा 200 टाइम्स। इसी तरह फिर आपने अब यहाँ से करंट फाइंड आउट करना है, तो P1 पी एस इज इक्वल टू पी पी करेंगे आप लोग, और पी इज इक्वल टू वी आई करेंगे, वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस करेंगे। वहां से करंट ऑन आपने प्राइमरी कॉइल फाइंड आउट करना है, आई पी इज इक्वल टू यहाँ से डिराइव करके आप फॉर्मूला सिंपली आई पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो आएगी आपके पास 0.02 एम्पेयर। नेक्स्ट एंड द थर्ड पार्ट इज जो मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम। तो ये तो सिंपली सा क्वेश्चन, इसमें ऐसा कोई है नहीं वैसे। अच्छा अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर रेडियो आइसोटोप, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ वेरियस रेडियो आइसोटोप्स। तो रेडियो आइसोटोप्स ऐसे आइसोटोप्स होते हैं दैट एमिट रेडिएशंस, और उसके बाद यूजेस ऑफ वेरियस एप्लीकेशंस इसकी ये हैं कि आयोडीन 131 इज यूज्ड एज ट्रेसर फॉर डायग्नोजिंग एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द थायराइड। फिर आप कह सकते हैं पोटेशियम 32 इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड दैट हाउ वेल द प्लांट्स आर एब्जॉर्बिंग द पोटेशियम सॉल्ट्स।
फिर उसके बाद फॉस्फेट सॉल्ट, सॉरी, उसके बाद आप लिख सकते थे ऐसे ही कोबाल्ट 60 इज यूज टू श्रिंक द कैंसर, फिर ऐसे रेडियो आइसोटोप्स आर यूज टू फाइंड वियर एंड टियर इन द मशीन पार्ट्स एंड इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रेस द लीक्स इन गैस पाइप्स वगैरह, बहुत से यूजेज हैं इसके। और नीचे एंड पे आपको फार्मूलाज गिवन है जो कि पूरे पेपर में यूज होते हैं, और बहुत ईजी पेपर था, जो आपको मैंने गैस बताया उसी में से आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो और आपके कितना पेपर कैसा हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।